अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। आपके पास एक नए चैप्टर के साथ जो है वो आ रहे हैं सर। ये चैप्टर नंबर 9 है आपके एमएफए के अंदर, जिसके अंदर बिजनेस एथिक्स का भी एक कंपोनेंट इसने जो है वो ऐड किया हुआ है। इस 35 मार्क्स की ग्रिड में अगर इस चैप्टर से सवाल बनता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मार्क्स विद द रेंज ऑफ 5 to 8 9 मार्क्स। सर इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने कुछ एथिक्स के हवाले से बात की हुई है। आपके और भी 2-3 कोर्सेज हैं जिसके अंदर एग्जामिनर ने बिजनेस एथिक्स को ऐड किया हुआ है। सिमिलरली एमएफए के अंदर भी इस चीज़ को जो है वो इसने ऐड किया हुआ है अपने पास। सर हमारे पास बीइंग एन अकाउंटेंट हमारे पास आई कैप का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हमारे सब के ऊपर, हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं फील्ड में उनके ऊपर एप्लीकेबल है। सर उस हवाले से इसने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं और ये बता रहा है इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कि कभी कभार बिजनेस लाइफ में कभी कभार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ऑपरेशंस कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे इश्यूज हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर कोई सही जवाब हमारे पास नहीं होता। इट्स नॉट इन ब्लैक और वाइट। और उन सिचुएशंस के अंदर हमें फैसला किस बेस पे करना है, उन सिचुएशंस के अंदर हम अपने आप को किस तरह से गाइड करें टुवर्ड्स अ डिसीजन विच इज़ गुड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो यार देखें, अगर आप सोलोप्रेन्योर हैं और आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, आपके डिसीजंस का ज़्यादा लोगों में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, फिर तो खैर है। लेकिन अगर आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पर पड़ रहा है, आपके कस्टमर्स पर, सप्लायर्स पर, तो वहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, बुक में ना एक जगह पे एक बात लिखी हुई है जो मुझे बड़ी काम की लगती है। मुझे यहाँ से आपको ना चीज़ों का आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखा हुआ जनाब, बिहेवियर दैट इज कंसिस्टेंट with the principles, norms and standards of business practice that have been agreed upon by the society। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एक्शंस उन नॉर्म्स, उन प्रिंसिपल्स और उन वैल्यूज़ के साथ मैच कर रहे हैं जो सोसाइटी के अंदर सेट हुए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? एथिकल काम कर रहे हैं। अब ये बहुत काम की बात है। ये बहुत काम की बात इसलिए मेरे दोस्त, इसका ये मतलब भी हुआ कि कल्चर टू कल्चर, कंपनी टू कंपनी, नॉर्म्स क्योंकि डिफरेंट होते हैं तो जो हमारी एथिकल डिबेट है वो थोड़ी रिलेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि अगर आपको कोई इनविटेशन आए किसी प्रोफेशनल इवेंट का या किसी के घर दावत का, कोई भी इस तरह का इवेंट आपके पास हो रहा है और आपको उसका इनविटेशन आए और उस इनविटेशन में ड्रेस कोड में नीचे कहीं क्लॉज में हो लिखा हुआ कि योर ड्रेसिंग शुड बी अप्रोप्रिएट, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफाइन करना कि व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट इन दिस केस, बिकॉज हर कल्चर की अप्रोप्रिएटनेस मुख्तलिफ होती है। सिमिलरली इन दिस केस वट माइट बी एथिकल इन वन डोमेन, इन वन इंडस्ट्री, इन वन कंट्री, माइट नॉट बी एथिकल इन दी अदर वन। तो जो सबसे काम की बात है, जो इस चैप्टर का फड्डा है, जिसमें डिबेट आपके पास होती है, कि नॉर्मली जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर रिलेटिव। दे आर रिलेटिव टू द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, दे आर रिलेटिव टू द इंडस्ट्री इन विच यू आर ऑपरेटिंग। अच्छा, अगर पेपर के अंदर उसने आपको पेपर में एक सवाल में किसी में नॉर्म्स प्रिंसिपल नहीं बताए हुए, तो एक स्टैंडर्ड बात याद रखिएगा और ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं दोबारा से इस बात को जो है वो री एम्फेसाइज करूंगा बार बार कि सर अगर कोई बात नहीं भी लिखी हुई ना, तो वो जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो हमारे एक्सेप्टेड, एग्रीड अपॉन नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के अंदर जो है वो आ रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बिजनेस एथिक्स का जो प्रॉब्लम है हमारे सामने हमारे इस चैप्टर में किस चीज़ का है? सर हमारे पास ना कभी कभार, अगेन जो मैंने पहले बात बोली, कुछ प्रॉब्लम इस तरह के आ जाते हैं जिसके अंदर मुझे सही और गलत में फैसला करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन एनी वन कोर्स ऑफ एक्शन। यहां पर उसने एक वर्ड यूज किया हुआ, एथिकल डिलेमा। डिलेमा इज व्हेन यू आर डिवाइडेड बिटवीन टू ऑप्शंस और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कहां पे मूव करें। आपने वो मुहावरा सुना होगा, मैंने लिख भी दिया है, वो जो बोला जाता है हमारे यहाँ तो बोला जाता है इधर कुआं उधर खाई, उसी तरह अंग्रेज़ों के यहाँ भी बोला जाता है भाई बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आप में से वो हजरात, वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो ये लेक्चर देख रहे हैं एंड दे आर अ चेस प्लेयर, तो उनको चेस का थोड़ा बहुत शौक है, तो उनको आइडिया होगा कि चेस के अंदर ना एक मूव होती है जिसे फॉक मूव बोला जाता है। लेट मी जस्ट इनलार्ज दिस डायग्राम। सर फॉक मूव क्या होती है? फॉर दोज हु डोंट नो, थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा। फॉक मूव ये होती है कि यू हैव मूव्ड योर पॉन और यू हैव मूव्ड एनी ऑफ योर पीस इन अ पोजिशन जहां सामने वाले के दो पीसेस आपके निशाने पर आ जाए। इससे होता क्या है सर, सामने वाला प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कोई सही फैसला नहीं है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस पीस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट स्टेक।
और दैट सी बात है, जो अच्छे प्लेयर होंगे उनके लिए ये मूव इसलिए मुश्किल होती है कि यार मैं किस पीस को बचाऊं जिससे मेरे आगे आने वाले स्टेप्स, आगे आने वाले गेम जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो नॉर्मली ये मूव इसलिए भी लिया जाता है बाय सम प्रो प्लेयर्स, ताकि सामने वाले को इस डिलेमा के अंदर फेंक दिया जाए, इस परेशानी के अंदर फेंक दिया जाए कि उसने अब क्या करना है, और वो प्रोएक्टिव होने के बजाय रिएक्टिव हो जाए, वो डिफेंसिव हो जाए और उसकी जो अपनी सोची हुई स्ट्रेटेजी थी वो डीरेल होना स्टार्ट हो जाए। एथिकल डिलेमा इज काइंड ऑफ अ फॉक फॉर अस कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें किस रूट की तरफ जो है वो जाना है। आप लोगों के साथ भी ये हुआ है ए लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, जब आप लोग ये डिसाइड करने जा रहे होंगे। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, कुछ लोगों का तो प्री डिसाइडेड था, जिस तरह कुछ लोगों का रिश्ता बचपन में ही हो जाता है, वैसे ही कुछ लोगों के ख़ानदान वाले पहले ही फैसला करते हैं कि भाई तूने सीए जो है या एसीसीए जो है वो करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डिपेंडिंग ऑन ख़ानदान की ख्वाहिशात। या हो सकता है बच्चे के पहले से कोई मूड बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऐसी होती है जिनका मूड बना ही नहीं होता, उनका मूड बनाना पड़ता है। अब वो बेचारे अपना मूड बनाने के लिए मार्केट में घूमते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो जाते हैं तो वो कहता है जी डॉक्टर के अलावा तो कोई और है ही नहीं फील्ड। वो इंजीनियरिंग में एंटर होता है तो वो कहते हैं भाई दुनिया तो इंजीनियर ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसको एक रिश्तेदार मिल जाता है, वो कहता है भाई मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया हुआ था, वो यूट्यूबर बन गया, पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। बंदा बोलता है ये भी अच्छा है, हालांकि वो भी एक काम ही है भाई। या फिर मैं जो है वो सीए की तरफ आ जाऊं, तो नॉर्मली जब भी मैंने देखा है कि जब काउंसलिंग हो रही होती है या हमारे ख़ानदान में कभी दावत में लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या करें, तो सीए करें तो इंजीनियरिंग करें या डेटा साइंस करें, किसी भी फील्ड में जाएं, बंदे का पहला सवाल होता है यार उसका फ़ायदा क्या है, फ्यूचर क्या है। और दैट सी बात है, हर चीज़ के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो जब सारे प्रॉज एंड कॉन्स आपके सामने ले आउट जो है वो कर दिए जाते हैं, तो बच्चे के लिए इट्स काइंड ऑफ अ डिलेमा कि यार मैं किस तरफ मूव करूँ। हमारे इस चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट एथिकल डिलेमा, कि हम कोई भी काम करने जाएं उससे कोई ना कोई एक स्टेक होल्डर ग्रुप अफेक्टेड होगा। सर आपकी बुक में ना एक जुमला लिखा हुआ बड़ा अच्छा सा, मैं थोड़ा सा मैंने उसको काट के यहाँ पे जो है वो आपके पास ले लिया है ताकि मैं उसको रीड करूँ और फिर मैं आपको आगे जाके बताऊँ कि बेसिकली ये एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। इस चैप्टर में हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क है, एक ऐसे ऑप्शंस हैं, एक ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने लिए ऑप्शन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो एथिकल डिलेमा याद रखें, दिस इज़ द बेस। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वी आर इन अ फॉक, हमें समझ नहीं आ रहा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और हमने उस मसले को रिजॉल्व करना है। तो जनाब आपको बोल रहा है कि एन एथिकल इशू इज़ एनी प्रॉब्लम, सिचुएशन और एन अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, हमारे केस में ऑर्गेनाइजेशन, टू चूज अमंग सेवरल एक्शंस जस्ट लाइक दिस वर्क। अब कहाँ करें, इसको सेव करें कि इसको सेव करें, दैट मस्ट बी इवेल्युएटेड एज राइट और रॉन्ग, एथिकल, अनएथिकल। अब ये पढ़ने में तो बड़ा आसान है, लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने कुछ देर पहले बात की है, राइट और रॉन्ग, एथिकल या अनएथिकल, कल्चर टू कल्चर, कंपनी टू कंपनी, मार्केट टू मार्केट चेंज हो रहा होता है। हर फील्ड के अपने नॉर्म्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो मे बी वन थिंग विच इज राइट इन सम कॉन्टेक्स्ट माइट नॉट बी राइट इन द अदर वन। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि आपने बोल दिया कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ब्लैक और वाइट इन रियल लाइफ, मोस्टली इट्स ग्रे इन कलर। आगे बोलता रहे जनाब, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इन एन एथिकल इशू देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। अगर ऐसा है तो बेहतरीन है। Thus it is comparatively easy to make a decision if the person is trying to make the right decision. But on the other hand, this is the problem. अगर तो क्लियर कट केस है ना तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, लेकिन अगर क्लियर कट केस नहीं है एंड वी आर इन अ बिट ऑफ अ डिलेमा, फिर हम क्या करेंगे? देयर मे बी अ सिचुएशन when a problem requires an individual or organization to choose among several wrong or several right actions. Ideally, this means selecting an option that is best among the possibilities. Again, उसने खुद ही वर्ड यूज कर दिया ideally, because in reality it is not very easy. Again, ये टॉपिक बना ही इस बेस के ऊपर है that it really becomes very difficult in real life to choose between right and wrong, क्योंकि वो clear cut नहीं होता. Here the decision maker is embroiled in a state of confusion and needs guidance to follow. तो सर हमारा जो सिलेबस है वो हमें क्या गाइडेंस दे रहा है? बीइंग अ मैनेजर, कल को हमने इंशाल्लाह मैनेजर बनना है, सर हमारे पास क्या इस तरह की गाइडेंस होगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो सर आपके सिलेबस में ना एथिकल इश्यूज़ को, एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए 2 मॉडल्स हैं। एक को AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल बोला जाता है, जिसमें 7 के करीब उसने स्टेप बताए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं।
और एक हमारे पास दिया हुआ है ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल, जिन्होंने ये बोला है कि किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आप 5 सवालात अपने आप से पूछ लें, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। वो 5 सवालात आप ये पूछ लें कि क्या ये डिसीजन जो, क्या ये प्रॉब्लम, क्या ये फैसला जो हम कर रहे हैं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इज इट प्रॉफिटेबल, एंड देन अगेन इफ इट इज प्रॉफिटेबल देन इज इट प्रॉफिटेबल इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। याद रखें आपने दोनों टाइम हराइजन की बात करनी है। इज इट प्रॉफिटेबल फॉर अस, इज इट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर, फॉर द एम्प्लॉइज, फॉर द शेयर होल्डर। मे बी सबके लिए ना हो, मे बी सबके लिए शॉर्ट रन में ना हो, लॉन्ग रन में हो, वाइस वर्सा, बट यू नीड टू इवेल्युएट दैट। देन इज देयर एनी लीगैलिटी इशू इन द क्वेश्चन, कोई ऐसा कंप्लाइंस है, कोई ऐसा लीगल कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो हम फॉलो नहीं कर रहे, वो भी आपने बताना है। इज इट फेयर फॉर एवरीवन, इज इट राइट, और इज इट अ सस्टेनेबल थिंग, इज इट लॉन्ग लास्टिंग, ताकि मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो थोड़ा सा लॉन्ग सिनेरियो की तरफ जाए। याद रखें इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो सवाल आएगा और जिसमें आपने मार्क्स बाहर निकालने हैं, आपका 50% गेम मेरे बच्चे क्वेश्चन को सही से रीड करने का है। अगर आपने सवाल अच्छे से रीड कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, तो आपकी आधी गेम जो है वो पैक हो जाएगी, वहीं पर आप अपने आधे मार्क्स सेव कर लेंगे। अब सवाल को कैसे रीड करना है, सवाल में से मार्क्स कैसे बाहर निकालने हैं, आए मूव करें टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर, और उसके अंदर जो है हम इस चीज़ को बारी बारी देखते हैं। थैंक यू।